आपको यूपी का बेस्ट सीएम कौन लगता है? अखिलेश यादव, मायावती, योगी आदित्यनाथ जी? क्या लगता है सर 2027 में? लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कुलपहाड़ वैभवशाली था, है और रहेगा, और कुलपहाड़ के लोग वैभवशाली हमेशा रहेंगे। अभी आपने बिहार में देखा होगा, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे कहीं से चुनाव जीते नहीं, कहीं से राजनीति को उनको कुछ नहीं था, लेकिन पकड़ के लाए और उनको मंत्री बना दिया गया। इसको आप किस नजरिए से देखते? आपने योगी जी, मोदी जी, आपने देखे 18 घंटे हमारे पीएम और हमारे सीएम दोनों लोग काम करते हैं, तो उसका नहीं। आप कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार जी, अभी आप चले जाइए किसी हॉस्पिटल में चले जाइए या राजस्व में चले जाइए, पुलिस विभाग भी इस समय नंबर 1 पे चल रहा है। और चुनाव के समय में एक मेरा कहना था कि जनता मुझे रात में फोन लगाए, दिन में फोन लगाए, कितने भी समय कभी भी टाइम फोन लगा सकती है। और सर शिकायतें आती हैं, कई जनता वीडियो डालती है कि उसमें भ्रष्टाचारी हो रही है, ये नाले सही से नहीं बन रहे हैं, तो इनमें कार्रवाई आप क्या करते हैं? क्या सच? जैसा कह सकता हूँ कि 75% मैंने जो अपने वादे पूरे किए हैं उसमें 25 में अब यही बचा है। इसमें बात आती है कुलपहाड़ की, आपने बात की कुलपहाड़ में बहुत विकास चल रहा है, बात आती खेल का मैदान सर। अभी तक कोई खेल का मैदान ऐसा नहीं गया। बुंदेलखंड के किसान की बात आती है, आप खुल के बोलते हैं। अभी जो बीमा घोटाला हुआ था उसमें भी आप खुल के बोले थे, तो इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? बीमा घोटाले का करोड़ों का घोटाला हो गया, क्योंकि सत्ता तो आपकी है, आप सत्ता में बैठे हैं, तो फिर कार्रवाई हो रही तो क्यों नहीं हो पा रही? आपका फेवरेट नेता कौन है? घोटाला करके तो ये हमारे योगी जी, मोदी जी की सरकार है, जिसमें कोई बच नहीं पाएगा। जो एक्सप्रेस बन गए सब लेकिन गांव में अभी भी सड़कें बहुत कमजोर हैं। किसी भी गांव में चले जाओ, नाली सही नहीं है, ये चीजें नहीं है। क्या आपके कुलपहाड़ में ऐसी कहीं आपको लगता है कि नजर है कि हमारे यहाँ कुलपहाड़ में नाली सही नहीं है, पानी भरा की समस्या कभी आई आपके सामने? बनेगी। आपने देखा है कि उन बीमा घोटालों में विपक्ष के लोग ही पाए गए हैं, क्योंकि सरकार भी आपके प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री आपकी पार्टी का है। अब नहीं बुंदेलखंड तो कब आप भी कहते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड की युवा में टैलेंट की सर कोई कमी नहीं, टैलेंट बहुत है, भर भर की टैलेंट है, लेकिन वो पलायन के लिए मजबूर है। आज दिल्ली पंजाब चला जाता है। कीरत सागर आप गए होंगे, हमारे पूरे क्षेत्र का युवा कीरत सागर में ही अपनी स्टडी करता, अध्ययन करता है, और हजारों युवा, सैकड़ों युवा यहाँ से नौकरी पाते हैं। कभी आप सर गए कीरत सागर? बिल्कुल। और पूरे यूपी का मैं कह रहा हूँ, पूरे यूपी में एक साथ इतने विद्यालयों का कहीं कार्यक्रम नहीं हुआ होगा जो मेरे कुलपहाड़ में 16 विद्यालय एक साथ पूरे एक वीडियो आपका वायरल हुआ था स्मार्ट मीटर को लेकर, बिजली वाला जो हुआ था, आप किसी बिजली विभाग के अधिकारी को जेल तक ले गए थे। उसमें क्या था? वो वीडियो वायरल हुआ था, क्या था? स्मार्ट मीटर आपने नहीं लगने दी, क्यों नहीं लगने दी? बस स्टैंड की बात आती है, वो बस स्टैंड का जो एक सवाल भी आया था, जनता ने पूछा था किसी ने, बस स्टैंड का क्या है, वो अधूरा पड़ा है। मैं नेगेटिव सोच के साथ कभी काम नहीं करता। मेरी एक सोच है कि मैं पॉजिटिव अपनी सोच के साथ काम करूं। कोई मुझे क्या कह रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं है। मेरा पहले ठेकेदार थे, जितनी मुझे जानकारी है, ठेकेदारी बेस्ट थी या फिर राजनीति? क्या युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? क्या अवसर है? क्या राजनीति में भविष्य आगे? मेरा बैकग्राउंड एक किसान फैमिली से है। हम लोग एक किसान फैमिली से। राजनीति में कोई गुरु होता है? गुरु, आपका गुरु कौन है राजनीति में, आप जिससे मानते हैं हम राजनीति उनकी वजह से आए? जनता अक्सर कहती है नेता अनपढ़ होता है, नेता झूठ बोलता है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आप कहाँ तक पढ़े हैं? क्या अच्छा होता है, कोई भी युवा हो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, रील देखते हैं, रील में अपनी पूरी जीवन बर्बाद कर रहे हैं। सर कहती है कोई भी योजना होती है कागजों में चलती हैं, जमीन लेवल में नहीं। तो आप क्या कहेंगे, कुलपहाड़ में कागजों में चलती हैं या फिर जमीनी स्तर में चलती हैं? नमस्कार दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज हमारे साथ वही युवा चेयरमैन है जो कि उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के चेयरमैन है। युवा सोच है, कुछ करने की सोच है। हमारे प्रयास में रहते हैं कि हम कुलपहाड़ को क्या दे सके, अपने बुंदेलखंड को क्या दे सके, लगातार चर्चा में रहते हैं। ऐसे हमारे साथ माननीय श्री वैभव अर्जरिया जी हैं जो है कुलपहाड़ चेयरमैन। सर बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट में। सर कैसे हैं सर? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं भी सही हूँ सर। तो सर बात आ जाती है, सवाल आपसे कैसे उठाए जाएं, ताबड़तोड़ उठाए जाएं या स्लो से उठाए जाएं? सर जिस प्रकार आपका मन है वैसे आप उठा सकते हैं। जी, आपकी मुझे चेहरे से मुस्कान से भी नजर आ रहा है कि आप जवाब देने के लिए तैयार हैं, जो जनता के सवाल हैं उनका जवाब देने के लिए तैयार हैं। सर सवाल पहले आ जाता है कि आप चेयरमैन बने तो कैसे बने, कहाँ से शुरुआत हुई, ये चेयरमैन कैसे बनी? मेरा चेयरमैन बनने का सफर ये है कि मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता था, पार्टी के लिए काम करता था जी। और उस समय हमारे जिला अध्यक्ष जीतेंद्र सेंगर जी से जी, और उनकी अगुवाई में जब मैं काम करता रहता था पार्टी के लिए जी, पार्टी ने समझा जी कि कार्यकर्ता एक है जो काम करना चाहता है जी, और हमारी सीट वहाँ से निकल सकती है जी। पार्टी ने मुझे वहाँ से टिकट दिया जी, और चूंकि मैं अपना ही व्यापार करता था, अपनी ठेकेदारी करता था उस समय, लेकिन पार्टी के साथ साथ कार्य भी करता था, इस वजह से पार्टी ने मुझे टिकट दिया और जनता का पूरा प्यार आशीर्वाद रहा। पूरे हमारे कुलपहाड़ वैभवशाली कुलपहाड़ की जनता ने मुझ पर विश्वास किया कि एक युवा चेयरमैन है ये, और युवा बनेंगे चेयरमैन तो हो सकता है कुलपहाड़ का और अच्छा विकास हो। तो इस वजह से मैं क्या सर जो जनता ने सोचा था कि युवा कोई बनेगा, क्या उस मुद्दों पे, उनकी बातों पे आप खरे उतर पाए हैं? जैसा आपने कहा कि वैभवशाली कुलपहाड़, तो आपका नाम भी वैभव है, क्या इसका कॉम्बिनेशन है सर?
इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है कि ये एक संयोग है कि मेरा नाम वैभव है और उसकी टैगलाइन वैभवशाली। हमारे एक आनंद द्विवेदी गुरु जी हैं जो जिन्होंने मुझे पढ़ाया, उनमें चुनाव के समय एक टैगलाइन दी वैभवशाली कुलपहाड़ की, और मैं पूरे प्रयासरत में हूँ कि कुलपहाड़ का जो टैगलाइन मिली है मेरे नाम की वजह से, तो मैं उसको खरा और उस पर खरा उतर सकूँ, उस पर काम भी कर सकूँ, और उस हिसाब से मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ। लगातार मेरा प्रयास अपने कुलपहाड़ को वैभवशाली बनाने का है, और जो भी मुझे मुद्दे मैंने अपने चुनाव समय में बोले गए हैं, जनता से बोले हैं, उनको मुझे लगता है कि मैं अभी तक उनके 75% उन मुद्दों को पूरा कर भी चुका हूँ, और बाकी अभी जो हमारा समय बचा हुआ है बाकी मैं लगा हूँ। तो बहुत जल्द उन मुद्दों के साथ साथ और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो जनता मुझसे अभी हाल फिलहाल में कहती रहती है, मैं उनको भी करना चाहता हूँ। सर, आपने बात की जनता अक्सर कहती है कोई भी योजना होती हैं कागजों में चलती हैं, जमीन लेवल में नहीं, तो आप क्या कहेंगे, कुलपहाड़ में कागजों में चलती हैं या फिर जमीनी स्तर में चलती हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ कि कोई भी कार्य योजना पेपरों पे नहीं चलती है। ये सब कहने की बातें होती हैं। आज हम लोग ऑनलाइन क्षेत्र में इतने आगे बढ़ चुके हैं, हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, हर चीज़ आप चीज़ों को आप देख सकते हैं, मान सकते हैं। और मैं जहाँ तक अपने कुलपहाड़ की बात करूँ तो मेरे कुलपहाड़ में कोई भी योजना पेपर पे कभी ना चली है, ना चलेगी, और ना पहले भी कभी चली है। हमारे यहाँ धरातल पर काम दिख रहे हैं, आप देखते हैं कि लोग उसमें शिकायत भी करते हैं, और आपने देखा होगा कई बार मीडिया वाले भी आपने देखा है डालते हैं। तो अगर वो पेपर पे होती तो फिर कैसे कोई उसकी शिकायत कर लेता? हाँ, जो काम करेगा शिकायतों तो कहीं ना कहीं होंगी। देखिए भैया, निष्क्रिय लोग जो होते हैं उनकी कोई शिकायत नहीं होती। कई ऐसी नगर पंचायतें भी होती हैं जहाँ कोई काम नहीं हो रहा तो उनकी क्यों शिकायत होगी? जहाँ काम ज्यादा होगा, जहाँ काम चलेंगे, तो वहाँ शिकायतें होंगी। अगर कहीं कोई व्यक्ति कोई काम ही नहीं करेगा और शांतिपूर्ण से, तो उसका शांति में चला जाएगा, तो क्या शिकायत, क्या शिकवा, उससे तो कोई लेना देना नहीं है। कार्य करने वाले की ही शिकायत होती है, उसमें कमियां आती हैं, उसमें वो होती हैं। अब कमियां आएंगी, जब हमें पता लगेगी तो उनको सुधारा भी जाता है। जी, अब बात आती है, शिकायतें आपके पास आती होंगी, उन शिकायतों को आप कैसे दूर करते हैं? जनता से जुड़ के, जनता से सीधे संवाद करते, कैसे आप इनको निजात करते हैं? भैया, मैं सीधे जनता से जुड़ता हूँ। मैं सुबह अपना एक समय निर्धारित है कि मैं, चाहे मेरा एक चुनाव के समय में एक मेरा कहना था कि जनता मुझे रात में फ़ोन लगाए, दिन में फ़ोन लगाए, कितने भी समय, कभी भी टाइम फ़ोन लगा सकती है। और अगर वो समस्या फ़ोन पे हल करने वाली होगी तो मैं फ़ोन से करता हूँ, जाकर हल करने वाली होगी तो मैं जाके हल करता हूँ। और मैं सुबह 7 बजे अपने घर पे बैठता हूँ और जनता का दरबार करता हूँ, और जनता जितनी आती है, जब तक उन लोगों की मैं सोल्यूशन नहीं कर देता हूँ तब तक मैं उनके काम में लगा रहता हूँ। अब सर, बात आती है, आप चेयरमैन हैं, अभी आपने बात की कि हम अपने बिजनेस में, आपको क्या लगता है कि आप पहले ठेकेदार थे, जितनी मुझे जानकारी है, ठेकेदारी बेस्ट थी या फिर राजनीति में ही क्यों आए? देखिए, दोनों चीजें अलग अलग हैं। ठेकेदारी अलग विषय है, राजनीति अलग विषय है। राजनीति जनता की सेवा के लिए है, और ठेकेदारी आपके अपने परिवार के भरण पोषण के लिए है कि आप अपने परिवार का भरण पोषण किस प्रकार से करेंगे, वो आपका एक कार्य है। नेतागिरी कभी ये नहीं कहती कि आप अपने कार्य छोड़ें, वो एक जनता का आप सेवा के लिए जुड़े हैं, उसमें ठेकेदारी का कोई सवाल उठता ही नहीं है। तो हम लोग अपनी, अब राजनीति में चूंकि आ चुके हैं तो ठेकेदारी हमारी कम हुई है, लेकिन आप जैसे मैं कहूँ, मैं मीडिया के सामने भी मेरी ठेकेदारी छूटी नहीं है। मैं अपना काम जो होते हैं वो मैं अपने काम कर रहा हूँ, और बाकी अपना जो जनता का, हमारा जो हमें जनता ने जिसलिए किया है, बिठाया हुआ है, तो मैं पूरे समय अपने जनता को देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अपने समय कार्यकाल में जो टैगलाइन वैभवशाली की आपने इससे पहले बात करी, उस कुलपहाड़ को वैभवशाली बना के रहूँ। अब सर, बात आती है, आप एक युवा हैं, आजकल के जो युवा नेता है वो सब सोचते हैं कि मैं भी युवा बनूं, मैं भी नेता बनूं। क्या ये सब संभव है? क्या युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? क्या अवसर हैं? क्या राजनीति में भविष्य आगे सिक्योर है या फिर नहीं है? बिल्कुल, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति कोई खराब चीज़ नहीं है, लेकिन मैं बस यही मानता हूँ कि जैसे कि आप राजनीति में तब आए जब, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे एक बात करी कि आप पहले ठेकेदारी करते हैं, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हम राजनीति में आए, लेकिन उसके साथ साथ हम बैंक में अपना मजबूत हो जाएं पहले, इसके बाद राजनीति में आए, क्योंकि राजनीति का कैरियर लंबा होता है और हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो हमें उसके हिसाब से आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए, पारिवारिक रूप से मजबूत होना चाहिए, और राजनीति बहुत अच्छी एक सेवा है, जन सेवा है, जिसको मैं चाहता हूं कि युवाओं को आना चाहिए, क्योंकि युवा अब आएंगे जब लाइन में इसमें, तो वो ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा जोश से काम करेंगे। और अब जो टेक्निकल समय चल रहा है, इंटरनेट का समय चल रहा है, तो हमारे जो युवा है वो नई नई सोच के साथ आएंगे। अब सर, बात आती है, आपका बैकग्राउंड कैसा रहा?
किसान फैमिली से रहे या बिजनेसमैन या पापा सर्विस में रहे या पापा पहले से राजनीति, क्या आपका बैकग्राउंड कैसी रहा सर? मेरा बैकग्राउंड एक किसान फैमिली से है। हम लोग एक किसान फैमिली से रहे हैं। हमारे पापा भी किसान फैमिली से रहे हैं। छोटी सी राजनीति पापा रहे हैं हमारे। जो प्रथम नगर पंचायत जब बनी थी तब मेरे पापा प्रथम उस नगर पंचायत के सभासद भी रहे हैं। और बराबर पिताजी छोटी छोटी राजनीति अपने जिले लेवल की करते रहे हैं। और उसी प्रकार से हमारे यहाँ राजनीतिक फैमिली रही है। हमारे यहाँ स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हम लोग रहे हैं। तो हमारे यहाँ राजनीति तो पहले से भी रही है और उसी राजनीति को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का काम मैं कर रहा हूँ। और मेरा परिवार मेरा उसमें पूरा सपोर्ट करता है। हमारा परिवार एक होकर हम लोग ने सपोर्ट करता है, तो हम आगे आए हैं। अब तक बात आती है, राजनीति में कोई गुरु होता है? गुरु, आपका गुरु कौन है राजनीति में? आप जिससे मानते हैं हम राजनीति उनकी वजह से आए, क्या लगता है? देखिए, राजनीति में गुरु तो बिल्कुल होते हैं, सब होते हैं। जैसे मैं आपसे कुछ पहले कहा था कि जैसे हमारे जिलाध्यक्ष जितेंद्र सेंगर जी थे उस समय, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। उसके बाद हमारे स्थानीय विधायक भी थे, हमारे विभूषण राजपूत जी ने भी कहा। और उस समय हमारे एक प्रभारी रामनिश तिवारी जी आए, उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया और पूरे लगा उनको कि नहीं, ये यहाँ से ये सीट में अगर इसको टिकट दिया जाए तो ये निकाल सकता है। तो मैं ओवरऑल हमारे जो भी जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, काफ़ी लोग महोबा के हैं, सभी लोगों ने, हमारे स्थानीय विधायकों ने, हमारे सांसद जी ने और हमारे स्थानीय प्रभारी जो उस समय रहे हैं, उन्होंने विश्वास जताया। तो वो सब मेरे गुरु हैं। और गुरु, देखिए, गुरु तो जो हमें अच्छा सिखाए वो हमारा गुरु होते हैं। जी, क्या इसका मतलब है आप उनके विश्वास पे, जो उन्होंने विश्वास आप पे किया, उस पर खरे उतरे? मैं इस बात को कैसे कह सकता हूँ, वो तो आप उनसे ही पूछना पड़ेगा कि मैं क्या खरे उतर रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उन्होंने जो मुझ पर विश्वास किया है, जो पार्टी ने विश्वास किया है, मैं उनकी बातों पे खरा उतरूँ और उनके हिसाब से कार्य करूँ। कोई ऐसा कार्य न करूँ जिससे उनको हमारे वजह से कोई प्रताड़ना या दुखी होना पड़े। अब सर बात आती है, जनता अक्सर कहती है नेता अनपढ़ होता है, नेता झूठ बोलता है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आप कहाँ तक पढ़े हैं, क्या चीज़ें हैं? थोड़ा सा क्वालिफिकेशन बताएं कि सर। देखिए, मैंने ग्वालियर से बॉस्टन कॉलेज से BCA किया था और इसके बाद मैंने MCA का भी किया, लेकिन फादर की डेथ हो जाने के कारण मेरा बीच में छूट गया था। उसके बाद मैंने LLB भी कर रखी है। तो यही मेरी क्वालिफिकेशन रही है। चूँकि मैं घर का अकेला लड़का था, उससे जिम्मेदारी थी, मेरी दादी थी और माँ थी। तो मुझे बीच में ही फादर की डेथ के बाद मुझे अपनी एजुकेशन छोड़ना पड़ी। राजनीति में फिर एंटर किया। राजनीति में कब से आपका शौक बढ़ा कि राजनीति, पहली बार आप चुनाव लड़े, जीत गए, तभी से बढ़ा या बचपन से शौक था कि राजनीति करेंगे? नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी पारिवारिक हिस्ट्री भी एक राजनीतिक फैमिली से रही है। फादर करते थे तो राजनीति तो थी ही, कहीं ना कहीं राजनीति करने का तो मन था। लेकिन जब फादर थे तो मैं बाहर पढ़ता रहा, तो कभी ये लगा कि हो सकता आए आगे कि नहीं आए। जब फादर की डेथ के बाद हम 2013 में वापसी हुए गुलपहाड़, उसके बाद फादर हमारे बराबर जनता की सेवा करते रहते थे। वो चीज़ मेरे छोटे से ही मैं देखता रहता था कि पापा सबके लिए हमेशा काम करते रहे, कोई भी गरीब हो या कोई भी आए उनके लिए काम किया है। तो उस वजह से मैं हमेशा से लगता है कि लोगों के बीच में रहूं, लोगों से जुड़ के रहूं, लोगों की समस्या को सुलझाऊं। तो वही एक राजनीति के शौक था और बराबर उसके काम के साथ साथ राजनीति में धीरे धीरे हमारा चलना हुआ। उसके बाद आपने देखा, जो पार्टी ने देखा कि इस बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए, इस लड़के को युवा है, आगे बढ़ाना चाहिए, पार्टी ने टिकट दिया, सब लोगों का विश्वास हुआ और जनता का समर्थन मिला, तो चेयरमैन बना। अब बात आती है सर, आपके क्षेत्र गुलपहाड़ की बात आती है। आपके क्षेत्र की क्या स्थिति है? पानी, बिजली, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? उसमें और क्या सुधार कर रहे हैं? क्या सब ठीक ठाक है या उसमें और गुंजाइश है कुछ? नहीं, अभी धीरे काम चल रहा है। मैंने बहुत सारा पानी की योजनाओं पे काम किया है। मैंने 2 ट्यूबवेल्स बनवाए हैं जो कभी नहीं बने हैं और ऐसी जगह पानी पहुंचाया है जो आज़ादी के पहले जहां पहाड़ों पे पानी नहीं पहुंच पाया था, वहां पहाड़ों पे मैंने पानी पहुंचाया है। और कोशिश करता हूं कि जहां से शिकायत आ रही है वहां भी शिकायतों का समाधान करूं। लेकिन चूंकि देखिए, एक हम लोगों के भी हाथ बंधे रहते हैं। एक फंड होता है, जब फंड आता है फिर उसके बाद हम कार्य योजना बनाते हैं उस चीज़ को। तो बराबर पानी के ऊपर हमारे यहाँ काम चल रहा है। हम लोग 30 टंकियाँ बना चुके हैं लोगों के लिए और जल निकासी की बड़े नाले, हमने कई किलोमीटर्स के नाले भी बनाए हैं जो हमारा जल भराव होता था। और आपने एक मुद्दा भी हम आपको बताएं, आपने एक मुद्दा भी देखा होगा कि पहली साल में हमारा मार्केट में पानी भर गया था, जिसमें मैं
स्वयं गया था जी चुनाव। हाँ, वीडियो भी आपका वायरल हुआ था, उसमें आपने जी तो उस समस्या को भी मैंने मार्केट की पानी की, आपने देखा इस बार इतनी बरसात हुई, कुछ भी हुआ, लेकिन वो पानी ठहर नहीं पाया और उसको एनएच को काटते हुए हमने काफ़ी दिक्कतें भी आई, लेकिन एनएच को परमिशन लेके एनएच को काटते हुए उस पानी का समाधान किया और बाजार में आज हमारे यहाँ पानी नहीं भर रहा है। सर बात आती आपके कार्यकाल अभी कुछ दिन बाकी भी हैं, 4 साल 4.5 साल हो गए हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है आपके कार्यकाल में कि आप सोचे कि हमने ये काम किया? अभी हमारे कार्यकाल को 4.5 साल नहीं हुए, मैं आपकी बात को काटूंगा यहाँ जी। अभी मेरे कार्यकाल को 2.5 साल हुआ है बस। अच्छा हाँ, चेयरमैन ही कहा, ठीक 2.5 साल हुआ, 2.5 साल हुआ है अभी हमारे कार्यकाल को और अभी 2.5 साल बचा हुआ है जी। तो काम मैं बराबर कर रहा हूँ जी। अब बात आती है जो आपका कार्यकाल बचा है, 2.5 साल में आप कहाँ कुलपहाड़ को देखते हैं, किस लेवल में आप ले जाएंगे 2.5 साल में? अब ये आपको आने वाला समय ही बताएगा 2.5 साल में कहाँ जाएगा और 2.5 साल में कहाँ है। ये मेरी पब्लिक, मेरी जनता, मैं जो जनता जिसको मैं कह रहा हूँ वो मेरा एक पूरा परिवार है। मैं हमेशा अपने स्पीच में भी कहता हूँ कि ये मेरा पूरा परिवार है। वो मेरा पूरा परिवार आज देख भी रहा है कि कुलपहाड़ में पहले क्या था और कुलपहाड़ में 2.5 साल में कितना फ़र्क आ गया है। वो मेरा परिवार पूरा देख रहा है, लोग, जनता देख रही है और एक लोगों को इस चीज़ का अनुभव हो रहा है कि कुलपहाड़ में क्या विकास हो रही है और आप लोग भी सुनते हैं कि कुलपहाड़ किस दिशा में विकास के उसमें जा रहा है जी। अभी सर आपने 2 क्वेश्चन के पहले कहा कि नाले बन रहे हैं, निकासी हो रही है सब है, लेकिन सर शिकायतें आती हैं, कई जनता वीडियो डालती है कि उसमें भ्रष्टाचारी हो रही है, ये नाले सही से नहीं बन रहे हैं, तो इनमें कार्रवाई आप क्या करते हैं? क्या सच में भ्रष्टाचारी होती है, क्या होता है सर? देखिए भैया, आप भी जानते हैं इस चीज़ को कि भ्रष्टाचारी कहीं नहीं होती है। नाले बन रहे हैं, अगर भ्रष्टाचारी होगी तो वो नाले बनेंगे नहीं ना जी। नाले तो बन रहे हैं, लोग उसमें शिकायतें करते हैं, कुछ गलतियां ठेकेदार भी कर जाते हैं जिन पे हम लोग कार्रवाई भी करते हैं और कुछ लोगों को ये होता है कि कार में अड़ंगा डालना जिसको कहते हैं कि विकास कार्य में हमारे विपक्ष बाधा डालने की कोशिश करते हैं कि विकास ना हो, किस प्रकार से विकास को रोका जा सके। लेकिन मैं उनको भी हमेशा यही बात करता हूँ कि वैभवशाली कुलपहाड़ में विकास नहीं रुकेगा, ना छिपेगा, ना कुछ होगा। चीज़ें, शिकायतें होती रहेंगी, उनको सुधार किया जाएगा अगर कोई गलती पाई जाती है, लेकिन विकास की गति को अगर कोई रोकना चाहता है, मैं तो आपके माध्यम से कहता हूँ कोई नहीं रोक पाएगा। विकास बराबर चलेगा और जल निकासी की मैंने सुविधाएं की हैं। आप देखिए ना, मैंने किलोमीटर्स नाले बना रखे हैं, आप देखिए पहले पानी की कैसी व्यवस्था थी, अब पानी कैसे निकल रहा है, कहीं भर नहीं रहा है। यही तो है विकास, और क्या विकास कहेंगे आप? जहाँ पाली पहले भर जाते थे चीज़ें, अब वो नहीं हो रही हैं। साफ सुथरा कुलपहाड़ है हमारा, आप भी जाइए कभी, आपको गंदगी, बिल्कुल, तो यही विकास है और किसको विकास कहेंगे? सर आप ही के वहीं से कुलपहाड़ से एक कमेंट में आया था सर से ये पूछना कि किस वार्ड में सबसे ज्यादा काम हुआ और किस वार्ड में आप काम में और लगेंगे कि सबसे कम हुआ? आप कौन सा वार्ड आपको लगता है बहुत हमने उसमें काम किया है? देखिए भैया, मेरे यहाँ 13 वार्ड है जी, मेरे यहाँ 13 वार्डों में ही काम हुआ है जी। मैं किसी वार्ड को लेके ये नहीं करता हूँ कि हमारा इस वार्ड में काम ज्यादा हो, उसमें जो हमें जिस वार्ड में जहाँ काम दिखता है, और हमारी पूरी एक मेंबर्स की टीम है जी। आज तक हम लोगों के 13 मेंबर्स में कभी ये शिकायत नहीं आई कि हमारे यहाँ काम नहीं हुआ। हमारे यहाँ वो लोग भी बहुत एक हैं और सब लोग पूरी एक टीम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ काम पहले दिख रहा है कि हमें करना है, जो जरूरत के काम है, हम लोग वहाँ करते हैं। तो इसका कोई विषय ही नहीं बनता है कि किस वार्ड में ज़्यादा काम हुआ है। अब जहाँ काम होगा वहाँ काम होगा, और ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे कार्यकाल में, मैंने आपको भी 2.5 साल में मेरे ख्याल से 13 वार्डों में ही काम चल रहे हैं। कोई भी वार्ड ऐसा नहीं छूटा है कि जहाँ कोई भेदभाव नहीं, कहीं नहीं। मैंने आपको जैसा बताया ना कि हम 13 मेंबर्स की हमारी टीम है, प्लस एक हम चेयरमैन है, और उसके बाद हमारा स्टाफ है, कहीं उसमें भेदभाव ही नहीं है। हम लोग सारे मिलके काम करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि हम लोग डीएम साहब कहाँ गए हैं या किसी लोग कहाँ गए, तो वो पूरी टीम गई है। कभी आपने देखा कि 4 लोग गए, 5 लोग, पूरी टीम के साथ हम लोग जाते हैं, और पूरी टीम हम लोगों को बहुत अच्छी मिली है और हम लोग पूरी टीम के साथ कुलपहाड़ का विकास कर रहे हैं जी। अब सर बात आती है कुलपहाड़ की, आपने बात की कुलपहाड़ में बहुत विकास चल रहा है, बात आती खेल का मैदान सर। अभी तक कोई खेल का मैदान ऐसा नहीं गया, मैं भी अभी गया था, जो अभी आपके यहाँ खेल का मैदान हुआ था किसी दूसरे विद्यालय में हुआ था, जनता इंटर कॉलेज का हुआ है। आप बच्चों के खेल के मैदान के लिए क्या कहें? कोई आपने ऐसी योजना बनाई है कि आपके यहाँ ग्राउंड बने, बच्चे अपना जो कहते हैं मोदी जी का भी मिशन है, खेलेंगे बच्चे, ये चीज़ें क्या है सर? खेल के मैदान के लिए हम प्रयासरत हैं कि हमें कहीं ज़मीन मिल जाए। एक्चुअली चकबंदी के बाद हम लोगों को 2 एकड़ ज़मीन एक तारपाटा मैदान पे मिली थी। वो गोल नहीं है और 2 एकड़ हमारे खेल मैदान के लिए पर्याप्त नहीं होती, लेकिन फिर भी अभी उस पर खेल मैदान के उस 2 एकड़ पे हम लोगों का
कार्य चल रहा है, उसकी पूरी बाउंड्री वाल, उसके अंदर उसके खेल के जो भी इंस्ट्रूमेंट है उन पे काम होना है और वो कार्य प्रगति पे चल भी रहा है। तो हम लोग वहाँ दौड़ने के लिए ट्रैक बना रहे हैं, बच्चे अपनी फुटबॉल खेलें। और रही बात हमारी क्रिकेट स्टेडियम के लिए, उसके पे भी काम हमारा चल रहा है। बहुत जल्द हम उस स्टेडियम को भी बना के देंगे और धीरे धीरे काम होते हैं, क्योंकि एकदम से तो काम नहीं हो सकते, कार्य प्रगति पे चल रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो मैंने कहा है कि मेरा एक वादा अभी रह गया है खेल स्टेडियम का, क्रिकेट का, तो वो भी हो सकता है बहुत जल्द। क्या आपके कार्यकाल में हो जाएगा? बच्चों को खुशखबरी मिल पाएगी कुलपहाड़ वालों को? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे जैसा कह सकता हूँ कि 75% मैंने जो अपने वादे पूरे किए हैं उसमें 25 में अब यही बचा है। तो मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ वो मुझे इतनी शक्ति दें और जनता का इतना प्यार मिलता रहे कि मैं स्टेडियम अपने ही कार्यकाल में देके जाऊँ। मतलब तो जनता भी बहुत उत्सुकता होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी एक खिलाड़ी हूँ तो मैं उस उत्सुकता को समझ सकता हूँ। मैं भी क्रिकेट का खिलाड़ी रहा हूँ, मैं भी क्रिकेट खेलता रहा हूँ, टूर्नामेंट्स खेला हूँ और बाहर जा के भी मैंने काफ़ी टूर्नामेंट्स खेले हैं। तो इस वजह से मुझे जितनी उत्सुकता उनको है उतनी ही उत्सुकता मेरे अंदर भी है कि गुलबाड़ में मैं खेल स्टेडियम बनाऊँ। अब सर बात आती है बुंदेलखंड के किसान की बात आती है, आप खुल के बोलते हैं। अभी जो बीमा घोटाला हुआ था उसमें भी आप खुल के बोले थे, तो इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? बीमा घोटाले का करोड़ों का घोटाला हो गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो इस मुद्दे को आप क्या, आपकी राय क्या है? कार्यक्षेत्र तो नहीं आपका, मान सकता हूँ आप चेयरमैन हैं, लेकिन इसमें आपकी क्या राय है? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई कुछ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? क्योंकि आपकी भी पार्टी, आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं, तो आप क्या इसमें राय रखेंगे? नहीं, आप बराबर देख रहे हैं कि हमारे जो जनप्रतिनिधि लोग, विधायक जी हैं, एमएलसी लोग हैं, सांसद जी हमारे पूर्व, और हमारे गंगाचरण जी राजपूत जी भी हमारे जो निर्वाचित सांसद रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, देख रहे हैं कि वो बराबर किसानों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं और बराबर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। और हमने भी अपना बोला था कि जो भी कार्रवाई है, जो भी किसान मेरे पास आएगा जिसके साथ भी बीमा घोटाला में शामिल हुए हैं जो, और जो भी किसान परेशान है उससे लेके वो मेरे पास भी आए, मैं बराबर अधिकारियों को लेके बात भी करता हूँ और मैं कहता हूँ कि उन पे कार्रवाई होना चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार भी उन पे कार्रवाई कर रही है, सरकार पूरी तरीके से कार्रवाई चल रही है, क्योंकि बार बार वो चीज़ें निकल के आ नहीं पाती हैं आपके पास, लेकिन हम देख रहे हैं कि उन पर बराबर कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई होगी। जी सर, बात आती है किसान कहते हैं इसमें कहीं जनप्रतिनिधि का हाथ तो नहीं है, कार्रवाई नहीं होती, लगातार 3-4 महीने हो गए, कब होगी? क्योंकि सत्ता तो आपकी है, आप सत्ता में बैठे हैं, तो फिर कार्रवाई हो रही तो क्यों नहीं हो पा रही? क्या है ये तो सर आप पता हूँ कहने की बातें हैं कि जनप्रतिनिधि इन्वॉल्व है, कोई जनप्रतिनिधि इन्वॉल्व नहीं है। आप बराबर देखिए विधानसभा से लेके विधान परिषद तक में इसका सवाल उठाया गया, बीमा घोटाला। एमएलसी साहब ने भी उठाया, विधायक जी ने उठाया। तो ये सब चीज़ें तो देखिए विपक्ष, हम इतना कोई मुद्दा तो उनको मिल नहीं रहा है, बल्कि आपने देखा है कि उन बीमा घोटालों में विपक्ष के लोग ही पाए गए हैं। जितने भी लोग आए हैं वो यादव बंधु लोग पाए गए हैं जो विपक्ष में रहे हैं और उन्हीं के नाम खुल के आ रहे हैं। तो ये सब उन्हीं लोगों के कार्य हैं, वही लोग अपनी पार्टी के समय में ये कार्य करते रहे हैं, उनके समय में घोटाले वही हमारी पार्टी के समय में करना चाह रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं, वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। और आज नहीं तो कल उनको उनकी सजा मिलेगी। हाँ, मुन्ना भाई पकड़े जाएंगे, मुन्ना भाई बिल्कुल पकड़े जाएंगे। वो ये सोचें कि हम बच जाएं घोटाला करके, तो ये हमारे योगी जी मोदी जी की सरकार है जिसमें कोई बच नहीं पाएगा। जो भ्रष्टाचार करेगा वो आज नहीं तो कल वो जरूर पकड़ा जाएगा और उसको उसकी सजा मिलेगी। अब बात आती है आपका फेवरेट नेता कौन है? इसमें पूरे देश में कहा जाए, प्रदेश में कहे, फेवरेट नेता कौन है जिसे देख के आप राजनीति करना चाहते हैं कि हम वैसा बनना? देखिए हम लोगों के तो आइडल, आपको फेवरेट नेता आप देख ही रहे हैं कि हम लोग के योगी मोदी जी फेवरेट नेता हैं और पूरे हिंदुस्तान के हमारे मोदी जी फेवरेट हैं, अमित शाह जी फेवरेट हैं, योगी जी फेवरेट हैं। और रही हमारे बुंदेलखंड में आ जाए, हमारे विधानसभा में आ जाए, तो हम लोग एक देखिए कितना खूबसूरत परिवार है हमारे यहाँ। आपने देखा हो कि हमारे राकेश चाचा हैं, हमारे विधायक जी विभूषण राजपूत जी हैं, जितेंद्र जी हैं, हमारे सांसद जी लोग हैं, सब लोग एक खूबसूरत परिवार है हमारा। और देखिए सब लोग शादी विवाह में आप देखते हैं कितने प्यार से हम लोग सब लोग रहते हैं। तो यही हमारे सब फेवरेट नेता, इन्हीं को देख के हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि ऐसे ही परिवार के साथ आगे बढ़ते रहें। सर मैंने जैसे ही बात की कि आपका फेवरेट नेता कौन है, आपके चेहरे में मुस्कान आ गई, आपने नाम लिया, योगी मोदी जी का नाम लिया। क्यों इतने लोकप्रिय हैं? क्या लगता है ये कहाँ तक ले जाएंगे भारत को? क्या चीजें लगती हैं? देखिए लोकप्रियता कैसे बढ़ती है जी, जब आप काम करेंगे जी, जब आप जनता के लिए काम करेंगे, किसानों के लिए काम करेंगे और चीज़ें आप धरातल पे दिखाएंगे काम करके, इसलिए आप लोकप्रिय बनते हैं। आप जनता की आवाज़ को, जनता के मन में जो बात है वो समझेंगे जी, बिना जाने आप समझ जाएं, कहने की जरूरत ना पड़े, तब आप लोकप्रिय बन जाते हैं। तो
तो ऐसे हमारे मोदी जी है, योगी जी हैं, वो बराबर आप देखिए कि जो जनता चाहती है उनके पक्ष में काम करते हैं, जो जनता के हित में काम हो रहा है वो कर रहे हैं, किसानों के हित में जो काम हो रहा है वो कर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं, जैसे आप सोलर योजना देख लीजिए, आप पानी के लिए हमारे केन बेतवा देख लीजिए, तो इसी ये चीज़ें दिख रही हैं ना, जो डायरेक्ट हम लोगों को लाभ दे रही हैं और डायरेक्ट किसानों को लाभ दे रही हैं। तो इन चीज़ों से क्यों नहीं लोकप्रिय होंगे? एक समय आप जो आपने हमसे बहुत पहले कहा पेपर पे योजनाएं चलती थी, वो क्या आप देख रहे हैं? आप पेपर पे आप देख रहे हैं, आप धरातल पे वो योजनाएं आ चुकी हैं। तो इन चीज़ों से क्यों नहीं होगा? आप एक्सप्रेस वे देखिए, कितने एक्सप्रेस वे जुड़ गए हैं, कितने लिंक एक्सप्रेस वे जुड़ गए हैं। तो ये काम है, जब काम हो गए, जनता देखेगी तो वो ऑलरेडी लोकप्रिय होंगे। जी सर, आपने बात की एक्सप्रेस बन गए, सब बन, लेकिन गांव में अभी भी सर सड़कें बहुत कमज़ोर हैं। किसी भी गांव में चले जाओ, नाली सही नहीं है, ये चीज़ें नहीं है। क्या आपके कुलपहाड़ में ऐसी कहीं आपको लगता है कि नज़र है कि हमारे यहाँ कुलपहाड़ में नाली सही नहीं है, पानी भराव की समस्या कभी आई आपके सामने? बिल्कुल भाई, आएंगी, क्यों नहीं आएंगे। देखिए आज हमारा अपना खुद का घर होता है, जैसे अपन एक छोटा घर होता है, तो क्या हम उसको पूरा मेंटेन कर पाते हैं? कहीं ना कहीं कुछ कमियां रहती हैं और रोज हमें कुछ ना कुछ चीजें कराना पड़ती हैं, सुधारना पड़ती हैं। तो वैसे ये हमारा कुलपहाड़ भी हमारा परिवार है, पूरा एक घर है हमारा, तो उसमें भी कुछ ना कुछ चीजें आती रहती हैं। कोई टूट जाती है, कोई चीज बन जाती है, कहीं कुछ जाम हो जाता है, कोई पाइप जाम हो रहा है, कहीं कोई नाली जाम हो रही है। तो ये चीज़ें चलती रहती है, लेकिन इनको सुधारा जाता है, बराबर इन पे कार्य किया जाता है। तो ये भी एक घर मकान ही इस तरीके से होता है। जनता को भी साथ देना चाहिए। बिल्कुल, जनता नहीं, मेरी जनता बिल्कुल हमारा पूरा साथ दे रही है, इसमें कोई कमी नहीं है। जनता हमारा पूरा सपोर्ट कर रही है। आप मैं कह रहा हूँ पूरे जिले में नगर पंचायतों में आप देखेंगे तो हमारी कुलपहाड़ नगर पंचायत सबसे स्वच्छ और वो होगी। जी हाँ सर, अभी अवार्ड दिल्ली में आपको अवार्ड मिला, मतलब आपको नॉमिनेट किया गया यहाँ से, स्वच्छता में ही किया गया था दिल्ली। स्वच्छता में मुझे बुलाया गया था, वहाँ मैं उसमें गया था, उसमें हम नॉमिनेट हुए थे, वहाँ काफ़ी वो भी आई थी, तो हम उसमें भी अपना उसमें अटेंडेंस रहे हैं, हम लोग वहाँ रहे हैं, तो हम दिल्ली गए थे। जी, अब मैंने जितना सुना, आप जाना कि आप जो भी हमारे यूपी में जितनी भी नगर पालिका हैं, पंचायत हैं, उनके आप अध्यक्ष हैं या सचिव क्या हैं सर? अध्यक्ष मुझे बनाया गया था और मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उसमें बनाया गया था। जी, क्या होती है सर ये? कुछ नहीं सर, ये जैसे कई लोग हम लोग से जुड़े रहते हैं, कई जगह के चेयरमैन वगैरह उसमें जुड़ जाते हैं, और हम लोग प्रदेश में जो हमारी समस्याएं होती हैं चेयरमैन से लेके, और चेयरमैनों को जो समस्या आती है उसके लिए हम लोग अपने नॉमिनेट होते हैं। अब सर बात आती है, आप युवा हैं, युवाओं की बहुत जानते हैं। अब बात आती है बुंदेलखंड राज्य का। बुंदेलखंड राज्य की बहुत सी मांगें चल रही हैं, सब कोई कहता है कि बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए। आप क्या देखते हैं, बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए या नहीं बनेगा? वो बनेगा तो कब बनेगा? क्योंकि सरकार भी आपकी प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री आपकी पार्टी का है, अब नहीं बुंदेलखंड तो कब? आपकी क्या राय है इसमें सर? देखिए, हमारी राय है कि बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए। मैं भी कहता हूँ बिल्कुल बुंदेलखंड हमारा एक राज्य होना चाहिए। बुंदेलखंड पहले भी आपने देखा होगा कि बुंदेलखंड एक अलग से एक राजधानी थी। जी हाँ, बहुत तो आपको आप पहले इतिहास निकालेंगे, बुंदेलखंड एक राजधानी थी। तो मैं चाहता हूँ कि बुंदेलखंड राज्य बनेगा तो हम लोगों के अलग से एक निधियाँ होंगी, हम लोगों के अलग से एक सब चीज़ें जो विकास के कार्य होंगे वो अलग से होगा, जो कि अभी पूरे यूपी में होता है। तो एक हमारा अलग से बनेगा, तो उस पर हम लोगों पर अच्छा बुंदेलखंड विकसित होकर आगे आएगा। जी, अब बात आती है सर बुंदेलखंड की युवाओं की। बुंदेलखंड के युवाओं के लिए आप क्या सोचते हैं? कहाँ तक बुंदेलखंड के युवा को क्या देखते हैं? क्योंकि बुंदेलखंड के युवा में टैलेंट की सर कोई कमी नहीं, टैलेंट बहुत है, भर भर के टैलेंट है, लेकिन वो पलायन के लिए मजबूर है, आज दिल्ली पंजाब चला जाता है। उन्हें क्या आप देखते हैं, पलायन को कैसे रोक सकते हैं बुंदेलखंड के? देखिए, आप देख रहे हैं अभी 10 सालों में जो हमारी सरकार 8 साल हो चुके हैं, पलायन बहुत कम हो गया है। पहले पलायन ज़्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे आप बहुत कम हो रहा है। और युवाएं, हमारे बुंदेलखंड के युवा प्रतिभाशाली भी हैं, और देखते हैं कि आज बुंदेलखंड का युवा, मुझे लगता है कि सिर्फ ना भारत में ना होके विदेशों तक में है, और वो कार्य कर रहा है, उसमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। और रही बात पलायन की, तो धीरे धीरे उस चीज़ों को हमारी सरकार ने कम भी किया है। और आप देख रहे हैं कि बुंदेलखंड में वीडा आ चुका है, बहुत बड़ी कंपनियां भी लगेंगी और कंपनियां आना भी शुरू हो गई हैं। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी, आप देखिए कि मोदी जी ने कितनी कंपनियों को, मोदी जी और योगी जी ने कितनी कंपनियों को बुला लिया है, जिसमें फैक्ट्रियां लग रही हैं। पहले गुंडा राज था, फैक्ट्रियां आना नहीं चाहते थे, कोई कंपनी आना नहीं चाहती थी, यहाँ कार्य करना नहीं चाहती थी। एनसीआर दिल्ली में ही रह जाती थी, गाजियाबाद, एनसीआर दिल्ली, नोएडा में रह जाती थी। आज वो लखनऊ आ रही हैं। वीडा का इतना बड़ा क्षेत्र आपका झांसी में आ रहा है। तो जब ये वीडा आएगा और इसमें हमारी कंपनियां आएंगी, कार्य रहेंगी, तो हमारे बुंदेलखंड के युवा यहीं के यहीं सेटल होंगे, उनको पलायन की जरूरत कहाँ पड़ेगी। आप अब सर बात आती है कीरत सागर, आप गए होंगे जी। हमारे पूरे क्षेत्र का युवा कीरत सागर में ही अपनी स्टडी करता, अध्ययन करता है।
और हजारों युवा, सैकड़ों युवा यहाँ से नौकरी पाते हैं। कभी आप सर गए कीरत सागर? बिल्कुल मैं गया हूँ कीरत सागर, वहाँ के बच्चों ने मुझे बुलाया था, मैं एक बार जा भी चुका हूँ जी जी। क्या उनके लिए क्या मैसेज देना, क्योंकि वहाँ सर क्या है सबसे ज़्यादा है कि खुले में पढ़ते हैं, कोई व्यवस्थाएं नहीं होती, लाइट लगी है, से सर्दी हो गर्मी हो, क्या कभी आप उनके लिए कोई प्रयास ऐसा करेंगे कि उनके लिए बेहतर हो सके, या लाइब्रेरी मिल सके, या उनके लिए कुछ ऐसा टीन शेड वगैरह हो सके सर? बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए, क्योंकि बरसात भी होती है, जैसे आप सर्दी कह रहे हैं तो बरसात का भी एक मौसम आता है, उस समय भी वो बच्चे खुले में पढ़ते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि उनको जो मदद की ज़रूरत मेरे से पड़ेगी मैं उनकी भरपूर पूरी मदद करना चाहूँगा, और प्रशासन से भी अनुरोध करूँगा कि वहाँ कोई ना कुछ ऐसी व्यवस्था करी जाए कि कुछ बनाया जाए, जिससे हमारे युवा बच्चे जो वहाँ पढ़ रहे हैं, जो काफ़ी ग्रुप्स में पढ़ते हैं, बहुत समय से पढ़ रहे हैं, वहाँ से कई लोग निकले भी हैं, तो हम लोग जनप्रतिनिधि लोग मिलके और प्रशासन मिलके उन लोगों के लिए कोई ऐसा स्थान बनाए कि वो पढ़ते रहें, ताकि धूप और ठंड वगैरह से बचाव रहे, और बाकी बरसात के मौसम में भी उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना हो, वो अपने जाके और ग्रुप में बने, एक लाइब्रेरी टाइप बन जाए या कोई बड़ा हॉल बन जाए, ताकि वो लोग अपनी शांति प्रिय तरीके से एक अच्छे माहौल में वो पढ़ते रहें। जी अब बात आती है सर CSR फंड जो विद्यालयों के लिए, ये आप लाए, आप ही क्यों लाए, क्या है ये? क्योंकि किसी लोग, ज़्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, आपको क्या है ये, कैसे इसको समझाएं सर? सर ये CSR फंड मैं दिल्ली से लाया हूँ, आपको जी थोड़ा सा इसको विस्तार से बताएं सर, क्योंकि बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं है सर। जी ये एक सोशल फंड कहलाता है, जो कंपनियां अपने उससे काटती हैं, जो कि सोशल वर्क के लिए दिया जाता है। सोशल जो भी सोशल कम्युनिटी वगैरह होती हैं, जैसे विद्यालय हो या आपका हॉस्पिटल हो या आपकी गौशाला हो, इन पे आपको इनका फंड कंपनी देती है कि आप इसको डेवलप करें, ये कंपनी के द्वारा काटा जाता है। तो हमारे यहाँ एक प्रभारी आप रामेश तिवारी जी, उस समय मैं उनके साथ काफ़ी घूमा हूँ, और वैसे भी मेरी एक आदत है कि मैं घूमने का बड़ा शौकीन हूँ, और नई नई चीज़ों को खोज करने का मेरा एक इच्छा है अंदर से रहती है, क्योंकि मैं जिस कार्य में जुड़ता हूँ तो मुझे लगता है कि अपना 100% उसमें देना चाहिए, वो चाहे राजनीति हो, वो चाहे हमारा बिजनेस हो, या वो किसी भी फील्ड में हो। मैं चाहता हूँ कि उसमें 100% जब आप देंगे तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, अच्छा आएगा। हाँ, आप आधा दें आधा ना दें तो उससे रिजल्ट कभी नहीं आएगा, 100% आपको देना पड़ेगा। तो जब मुझे चीज़ें आई तो मुझे लगा कि विद्यालयों का कैसे विकास होगा, मेरी बात चली, तो उसमें प्रभारी और डायरेक्टर भी रहे हैं वो, तो उनसे मेरी बात हुई कि भाई साहब किसी ना किसी प्रकार से हमारे पास इतना फंड नहीं रहता है, और विद्यालयों की हमारे यहाँ की दुर्दशा है, क्योंकि मैं विद्यालयों को, क्योंकि जो बच्चा पढ़ के नींव वहीं से होती है, तो कई हमारे जो गरीब परिवार हैं, छोटे परिवार हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो वो बच्चा जब हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चों को देखता है तो उसको लगता है कि यार हमारे पास भी बेंच होना चाहिए, हमें भी लाइट की सुविधा होना चाहिए, हम भी RO का पानी पिएं, हमारे पास भी डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। और जब वो दोस्त बच्चे कम उम्र में होते हैं तो उनकी दोस्ती सब ग्रुप में होती है, बिल्कुल। तो वो बताते हैं हमारे यहाँ तो ये भी है, ये है। तो वो चीज़ को मुझे फील जब हुआ तो मुझे लगा कि क्यों ना हम अपने जो गरीब बच्चे जो हमारे इसमें विद्यालयों में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी ये सब सारी सुविधाएं की जाएं। तो मैंने जब धन की बात करी तो उनसे मुझे आश्वासन मिला, उसके लिए मैं बेंगलोर से लेके पावर ग्रिड कंपनी की काफ़ी बैठक करी मैंने, तो उन बैठकों में लेके मैंने DM साहब से प्रस्ताव बनवा के उनको पास कराया, और आज मेरे विद्यालयों में वो सारे काम हो चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि सारे बच्चे डेस्क पे बैठ रहे हैं, टाइल्सीकरण हो चुका है, RO का पानी पी रहे हैं, आपका सोलर सिस्टम पूरा लग चुका है, इन्वर्टर हर विद्यालय में लग चुके हैं। और आप देखेंगे पिछले विद्यालय और पूरे यूपी का मैं कह रहा हूँ, पूरे यूपी में एक साथ इतने विद्यालयों का कहीं कार्यकलब नहीं हुआ होगा जो मेरे कुलपाड़ में 16 विद्यालय एक साथ पूरे कार्यकलब हुए हैं। सब में ये सब बिल्कुल, मैं सब में और चैलेंज करता हूँ कोई आए वो देखे भी जी काम बिल्कुल सर, हम बिल्कुल आएंगे। आपने मैं कहता हूँ कि कोई आए उसको देखे, मेरे साथ चले कि भाई हुआ कि नहीं हुआ, बच्चों से पूछे वो जी, सिर्फ कहने और करनी हो कतनी होता है कि आपने विद्यालय का पैसा ये हो गया, पैसा वहाँ कैसे हो जाएगा, उस पे काम हुआ है भाई। आप धरातल पे देखिए, मेरे पास उस समय की फोटो भी है कि जिस समय विद्यालयों की क्या स्थिति थी और उसके बाद की स्थिति भी है कि आज विद्यालय कहाँ है, दोनों चीजें हैं। मैं और मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, मैं अनिल जी आपको बताऊं कि कौन क्या कह रहा है। मेरा सिर्फ एक सिद्धांत होता है कि मैं बराबर काम करूं जी, मैं नेगेटिव सोच के साथ कभी काम नहीं करता। मेरी एक सोच है कि मैं पॉजिटिव अपनी सोच के साथ काम करूं, कोई मुझे क्या कह रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं, मेरा काम जो है मैं उस काम पे फोकस करता हूं जी। अब बात आती है सर, एक वीडियो आपका वायरल हुआ था स्मार्ट मीटर को लेकर, बिजली वाला जो हुआ था, आप किसी बिजली विभाग के अधिकारी को जेल तक ले गए थे जी। उसमें क्या था, वो वीडियो वायरल हुआ था, क्या था? स्मार्ट मीटर आपने नहीं लगने दी, क्यों नहीं लगने दिए?
देखिए, मैं स्मार्ट मीटर के खिलाफ में नहीं था जी। शासन की जो योजना है मैं उनके कोई खिलाफ में नहीं हूँ, लेकिन उस योजना में ये भी था कि अगर कोई नहीं लगवाना चाहता है तो आप उसको नहीं लगाएंगे जी। जो लगवाना चाहते हैं वही लगवाएंगे जी। और उसके बाद उसकी ये भी बात नहीं आई थी, मैं बराबर देख रहा था कि स्मार्ट मीटर ये लगा रहे हैं, तो मेरा उनसे बराबर बिजली विभाग से बात हो रही थी कि भाई जो लगवाना चाहते हैं आप उनको लगवाएं, किसी को जबरदस्ती नहीं करेंगे, फोर्स नहीं करेंगे। ठीक है, आप फोर्स भी कर रहे हैं। इसके बाद मैं मना करता रहा। इसके बाद आप लोग क्या कर रहे थे उनके साथ, जो कि आप देख रहे हैं बिजली विभाग वाले क्या करते हैं कि सीलिंग सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे, मीटर लगा रहे थे और सीलिंग नहीं दे रहे थे। तो जब आप सीलिंग नहीं देंगे तो उसमें आप भ्रष्टाचार को फिर बढ़ावा देंगे ना। फिर आपके वो एक जेई आएगा, फिर वो कहेगा सीलिंग नहीं है, अभी आपकी सीलिंग नहीं है, तो भाई उसको पता तो होना चाहिए उसका वर्तमान का बिल कितना है जी। जब आप उसको वर्तमान का बिल नहीं बताएंगे, आप उसका मीटर उखाड़ रहे हैं, फिर तो आप मनमानी करेंगे ना। वही मेरी लड़ाई थी कि भाई उसके बाद आप एक किसी गरीब इंसान को या कोई भी XYZ मैं नहीं मानता हूँ, आप उसको ये बताएंगे कि भाई अब तुम्हारा 1 लाख बिल हो गया, फिर उसके सेटलमेंट के लिए इतने चाहिए, उसके सेटलमेंट के, तो हमारी जनता ये क्यों करें। तो मैं अपनी गुलपहाड़ की जनता के लुट्टे नहीं दूंगा। मैंने उनसे साफ साफ बोल रखा है, मैं माइक से और मंचों से भी, मैं अपनी गुलपहाड़ की जनता का कभी भी किसी विभाग द्वारा शोषण नहीं होने दूंगा। बात आती है क्या सर, चेयरमैन में ही सेटिस्फाई रहेंगे या फिर और कदम बढ़ाने हैं? अभी जहां पार्टी हमारी ले जाएगी वहां मैं रहूंगा। और रही बात कि पहले तो मैं अपने गुलपहाड़ के, मैं चेयरमैन रह के ही अपने गुलपहाड़ को पहले खुश कर सकूं, अपनी जनता को खुश रख सकूं, ये मेरा पहले दायित्व तो मेरा यहाँ है। बाकी सब देखिए पार्टी निर्धारित करती है कि उसको कहाँ ले जाना है, क्या करना है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ छोटा सा, और अपनी पार्टी के लिए कार्य करता रहूंगा। क्या लगता है सर, अगर जनता ने दोबारा मौका दिया तो गुलपहाड़ को आप किस उसमें देखेंगे? बिल्कुल, मैं जैसा कि कह रहा हूँ कि अगर जनता दोबारा मुझे मौका देती है तो भी मैं वही कहूँगा कि मेरा गुलपहाड़ वैभवशाली है, था और रहेगा, और उसके लिए मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। ये तो आपने वही डायलॉग कह दिया, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। जी बिल्कुल, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं उस वे में तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गुलपहाड़ वैभवशाली था, है और रहेगा, और गुलपहाड़ के लोग वैभवशाली हमेशा रहेंगे जी। अब सर बात आ जाती है, स्टेशन रोड बहुत दिनों से खुद डला था, आपने उसमें प्रयास किया और आज स्टेशन रोड सही बना, कितना प्रयास रहा सर? बराबर पूरा प्रयास रहा, मेरा भी प्रयास रहा, मेरे मेंबर्स वगैरह का सबका प्रयास रहा। जब हम आए तो एक चुनाव के समय भी मुद्दा उठ रहा था, काफ़ी समय से वो स्टेशन रोड खराब पड़ा था, मुरारी तक वो रोड था पूरा जर्जर पड़ा हुआ था। और मैं आसपास के लोगों से भी मेरी शिकायतें आती थी, जो क्षेत्र लगे हुए हैं, कि मेडिकल के लिए कभी कोई दिल्ली लोग जा रहे हैं, कहीं इलाज के लिए जा रहे हैं, तो वो गड्ढा कई बार छोटे मोटे रिक्शे पलट जाते थे। तो वो मुद्दा मेरे पास जब मैं चुनाव लड़ रहा था बराबर आ रहा था, तो एक दिमाग में फीड था कि इसको कैसे बनाना है। तो उसके लिए मैंने प्रयत्न किया, और खनिज न्यास से मैंने उसकी मीटिंग में मैं भी रहा हूँ, हालांकि मैं उसका सदस्य भी नहीं हूँ, मैं आपको बताऊँ, लेकिन DM साहब के माध्यम से, हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, हमारे विधायक जी के माध्यम से मैं उस मीटिंग में गया, और सभी लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, सभी जनप्रतिनिधियों ने मेरा सपोर्ट किया, और कहीं ना कहीं उसमें प्रयास लग के हम लोगों ने उसको खनिज न्यास से उसको बनाया, और आज वो हमारा कंप्लीट हो चुका है बनके। अभी सर एक NH वाला टुकड़ा डला हुआ है, जी, उसके लिए क्या आपने? उसके लिए भी सर मेरा पूरा प्रयास अनिल जी हो चुका है, और प्रयास करके, और वो भी एक फाइनल स्थिति पे आ गया, उसका टेंडर हो चुका है, मैं आपको बताऊं। और विदिन मुझे लग रहा है कि ठेकेदार से मेरी बात चल रही है, NH वालों से मेरी बात चल रही है, विदिन हमारे ख्याल से 1 या 1.5 महीने में उस पर भी हम काम करवा लेंगे जी। अब सर आ जाती है, आपके बैकग्राउंड से आ जाती है, फैमिली से आ जाती है, आप राजनीति में और फैमिली को कैसे देखते हैं? कितना समय राजनीति में देते हैं, कितना फैमिली को देते हैं, कैसे देखते हैं, मैनेज कर पाते हैं? अब मैनेज का तो ये है सर कि जब फ्री होता हूँ तो उसमें टाइम निकलता है, थोड़ा निकाला जाता है, तो घर वालों से बात करता हूँ, उनको भी स्थिति पता रहती है, और उनसे बात करके ही मैं राजनीति, जब हम करने आए तो पूरे घर को पता था कि राजनीति करेंगे तो फिर घर की इच्छाएं नहीं कर पाएंगे। पहले हम अपने परिवार, क्योंकि अब पूरा परिवार गुलपहाड़ मेरा परिवार बन चुका है, तो मेरी जिम्मेदारी उनके प्रति भी पूरी है, तो मैं वो भी अपना पूरा परिवार है, मैं हमेशा उसको परिवार मानता हूँ। मैंने आपको बताया कि घर और वो, तो वो पूरा एक घर है, एक परिवार है, एक सुंदर पूरा परिवार है, तो वो मेरा परिवार है, तो उसके लिए अब उसमें टाइम क्या है भाई, उसको समय दे रहे हैं, तो वो परिवार को समय दे रहे हैं, तो मैनेज होता रहता है, सब लोग खुश रहते हैं जी। बात आती है बस स्टैंड की, बात आती है जी। वो बस स्टैंड का जो एक सवाल भी आया था, जनता ने पूछा था किसी ने, बस स्टैंड का क्या है, वो अधूरा पड़ा है? नहीं, बस स्टैंड हमारा बन गया है। मैं जैसे ही बना था, माननीय मंत्री जी से मिला, और दया शंकर जी ने, मैंने अपना लेटर भी डाला हुआ है उस पर,
उन्होंने मेरे उसको तत्काल प्रभाव से मेरे उस पर रख के उन्होंने उस पर बजट दिया, उस पर काम भी हुआ है। और जो उन्हें काम दिया है लोग उसमें शिकायत कर रहे हैं तो करने नहीं, क्योंकि उसका कार्य मैं आपको बताऊं कि उसका कार्य रिपेयरिंग का था जी, उसका बनने का, और जो बिल्डिंग थी रिपेयर, तो उसमें ठेकेदार से बात हुई कि भाई अगर बजट नहीं है तो उसको रिपेयर कर दो। एक बिल्डिंग वो जो सामने थी उसको आप बनाने का अगर आपके एस्टीमेट में नहीं है तो कम से कम रिपेयर करिए, क्योंकि आप पूरा बस स्टैंड बनाएंगे और उतनी बिल्डिंग आपकी रह जाएगी तो वो हमारा फीका लगेगा। तो उसमें मंत्री जी से मैंने उनकी बात भी कराई और उनसे बात होके, विधायक जी से बात होके, और फिर आज उसको कार्य किया है। आजकल का बच्चा होता है, कोई भी युवा हो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, रील देखते हैं, रील में अपनी पूरी जीवन बर्बाद कर रहे हैं। रील देखना ये चीज़ें, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं युवाओं को यही मैसेज देना चाहूँगा, ये तो मैं भी देखता हूँ कि लोग आजकल बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है जी। और अभी जब तक कि बच्चा बड़ा ना हो जाए, और बच्चे का शारीरिक विकास भी इससे रुक रहा है, क्योंकि बच्चे आज मैं भी देख रहा हूँ कि बराबर आप मोबाइल देखते रहते हैं, मोबाइल में ही गेम खेलते रहते हैं। तो मैं बस यही निवेदन करूंगा कि बच्चों को मोबाइल जो रील देखने के लिए है उसको कम से कम किसी ग्राउंड पे ले जाएं, पार्क में ले जाएं, उसको फिजिकल वर्क का जितना खिलाएं वो अच्छा है। और जो बड़े युवा हैं जो अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि मोबाइल देखिए, टेक्निकल चीज़ें जो आ रही हैं तो उनको ना उनका सही उपयोग किया जाए, ना कि रील देख के। आज हम इतने सोशल उसमें जा रहे हैं, सोशल मीडिया वाले में, तो ये जो मोबाइल पे चीज़ें हैं वो पढ़ाई के लिए दी जा रही हैं कि आप उस पर पढ़ाई करें। आपको जो नॉलेज, जो आपको नोट्स हैं, जो आपको पढ़ाई के सामान, जब आपको पहले आप पेपर वर्क पे आते थे तो आपको दिल्ली से मंगाना पड़ते थे कहीं यहाँ से, आज वो आपके पास ऑनलाइन उपलब्ध हो रहे हैं। तो उसकी सुविधा के लिए मोबाइल दिए गए हैं, मोबाइल बनाएंगे। तो जो पढ़ाई वाले बच्चे हैं अगर उसमें उपयोग करें, अच्छी चीज़ों में उपयोग करें तो उसका फ़ायदा है, ना कि आप रील देख के आप समय बर्बाद करेंगे तो आपका कैरियर बर्बाद हो रहा है, आपका समय निकल रहा है। आप अभी नहीं उस चीज़ को समझ पाएंगे, लेकिन आने वाले समय में आपको लगेगा कि आप जो एक एक घंटा रील देखते हैं, आधा आधा घंटा, वो कहीं ना कहीं छोटा समय भी आपका बहुत बड़ा कीमती समय बन जाता है। तो मैं उन लोगों से यही कहूँगा कि रील ना देख के आप उसमें मोबाइल्स की जो सुविधाएं मिली उसमें अच्छी चीज़ें देखें, जनरल नॉलेज की चीज़ें देखें, आप हिस्ट्री की चीज़ें देखें, आप जो जानकारी आपके आने वाले भविष्य में आपके इंटरव्यू में लगना है, आपके पढ़ाई में लगना है, उन चीज़ों का उपयोग मोबाइल का उसमें करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब सर बात आ जाती है, मैं आपसे आपकी अंदर से राय ले लेता हूँ। आपको यूपी का बेस्ट सीएम कौन लगता है? अखिलेश यादव, मायावती, योगी आदित्यनाथ जी, कौन सा आपको बेस्ट कौन लगता है, इनमें से कौन लगता है? ऑब्वियसली हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जी ही बेस्ट सीएम हैं, जिन्होंने गुंडा राज खत्म किया, महिलाओं की सुरक्षा करने का। आप देखिए महिलाएं रात में निकल रही हैं, आज गुंडा राज नहीं है, कहीं ज़मीनों पे कब्जा नहीं हो रहे हैं, सारी चीज़ ख़त्म कर दी है। तो उनसे अच्छा सीएम क्या होगा? एक बजट दे दिया है, इतना बड़ा बजट हमारे यूपी में आ रहा है, हमारा विकास यूपी का हो रहा है, एक्सप्रेस वे हमारे डल रहे हैं। तो इनसे अच्छा सीएम कौन हो सकता है? आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम, महिलाएं घर से नहीं निकल पाती थी रातों में, कितनी गुंडागर्दी रहती थी, लूटपाट मची रहती थी। आज बेफिक्र होकर रातों में आदमी निकलते हैं। मैं भी बहुत जगह घूमने जाता हूँ, मैं तो बराबर घूमता हूँ, बराबर मेरा रहना होता है, घूमना फिरना होता है। मैं देखता हूँ महिलाएं बिल्कुल बेफिक्र हैं और महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं आज यूपी में। जहाँ गुंडा राज होता था, जहाँ कोई निकलना पसंद नहीं करता था, लोग डरते थे, भ्रष्टाचार था, वो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे आ गया है। तो इससे अच्छा क्या? हाँ सर, आप कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार जी, अभी आप चले जाइए किसी हॉस्पिटल में चले जाइए या राजस्व में चले जाइए, पुलिस विभाग भी इस समय नंबर 1 पे चल रहा है, और किसी भी विभाग में चले जाइए सर, भ्रष्टाचार तो बहुत ज़्यादा है। देखिए भ्रष्टाचार, आप उस चीज़ को हम आप लोग भी बढ़ावा देते हैं। अगर आप लोग उस पर टाइट हो जाएं तो भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म होगा। भ्रष्टाचार, मुझे तो नहीं लग रहा भ्रष्टाचार खत्म, वैसे तो मेरे महाराज जी के आने के बाद भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ है। और हम आप लोग बताएंगे नहीं तो भ्रष्टाचार कैसे पता लगेगा? आप लोग जनप्रतिनिधियों को बताएं, आप लोग उनकी शिकायत करें। इतने पोर्टल बन गए हैं आजकल, शिकायतें इतनी हो गई हैं, तो ये बताएंगे। क्योंकि देखिए वहाँ लखनऊ में बैठे सीएम साहब को बाद में तो पहले तो पता आसमान से तो पता होगा नहीं, जब आप लोग उस पर शिकायत करेंगे तब उसको पता होगा ना। और जैसा कि मैं अभी बराबर देख रहा हूँ, उस हिसाब से तो हमारे ख्याल से भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो चुका है। सारे प्रशासन लोग, आप देखिए कार्य कितने हो रहे हैं। कोई भी एक पहले प्रशासन बैठता नहीं था, देखता नहीं था, सुनता नहीं था। आज एक गरीब इंसान भी अकेला पहुंच जाए तो प्रशासन को सुनना पड़ता है। कितने सिस्टम बना दिए हैं, शिकायतों के कितने सिस्टम बना दिए गए हैं कि आपकी जब तक आप पोर्टल पे शिकायत देते हैं और वो व्यक्ति अगर संतुष्ट नहीं होता है तब तक उस शिकायत का निस्तारण चलता ही रहेगा। अब बात आती सर, अभी हाल फिलहाल में बिहार चुनाव हुआ है, सरकार आपकी बनी, बहुत ताबड़तोड़ महाविजय कहें या क्या कहें, लहर कहें, क्या आपको लगता था कि बिहार चुनाव में हम इस तरीके से जीतेंगे? कभी आपने सोचा था, कल्पना की थी कि 200 पार हो जाएंगे? क्या लगता, आप क्या कहेंगे?
बिल्कुल सोचा था कि बिहार में हमारी सरकार बनेगी और बिहार में हम लोग चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक दिन काम नहीं करती, देखिए आपको नहीं बताऊं, और ना भारतीय जनता पार्टी इसमें रहती है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी है, जो प्रत्येक दिन काम करती है। उसका कार्यकर्ता हर दिन कार्य करता है, वो ये सोच के काम नहीं करता है कि आज काम करना है कल हमें रेस्ट करना है। प्रत्येक दिन भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेके हमारे दिल्ली तक का कार्यकर्ता पर डे कोई ना कोई कार्य पे लगा रहता है। आपने देखा बिहार चुनाव चल रहा था, उस समय एक हमारी टीम गठित होगी, हमारी आपकी राष्ट्रीय टीम जाके पश्चिम बंगाल के चुनाव की तैयारी करने लगी। तो क्यों हम लोग नहीं करेंगे? जो मैंने आपको बताया, जो चलेगा फिरेगा और कार्य करेगा, काम करेगा, तो उसको सफलता पाएगा ना। हम लोग वो पार्टी नहीं है कि हम लोग का चुनाव आया उसी समय काम करने लगे। हम लोग 365 दिन में 365 दिन काम करते हैं। हमारे आपने योगी जी, मोदी जी, आपने देखे 18 घंटे हमारे पीएम और हमारे सीएम दोनों लोग काम करते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, आप ये बताइए। रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा ना। तो हम लोग तो बिल्कुल तैयार रहते हैं कि हमारे क्यों नहीं आएगा। क्या लगता है सर 2027 में बन पाएगी दोबारा सरकार, या बहुमत से बनेगी, या कैसे बनेगी? बिल्कुल, क्योंकि 2000 आपने अभी जो दिया था 400 पार वाला, वो तो फेल हो गया था। अब क्या टारगेट आपकी पार्टी रखी हुई है? देखिए 400 पार वाले में जो हमारे यहाँ एक संविधान को लेके वो चलाया गया, इन्होंने अपनी जीत उसको समझे या इन्होंने अपनी एक मूर्खता फैला रखी थी कि संविधान बदल देंगे। संविधान उसमें हमारी जनता तक आवाज़ वो समझ नहीं पाई, जनता वर्गलाई। लेकिन अगर 300 पार का और आप देख रहे हैं 400 पार का, तो बिहार फिर क्यों बनी है हमारी? बिहार बन गई ना, लोग समझ चुके हैं। वो एक बार जुल्मा है, वो समझ गए कि यार ये लोग हम लोग को बरगा रहे थे, जनता को बरगलाने का काम कर रहे थे। उसका नतीजा आपने देख लिया, बिहार बनी है। और रही 27 की बात, तो मैं आपसे आज स्टूडियो पे आपके कह के जाता हूँ, हम लोग 27 में भी बहुत पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और योगी जी के नेतृत्व में, हमारी मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार फिर से बनेगी। और यहाँ कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इतना विकास हो रहा है। एक नई दिशा में हमारा यूपी चला गया है, यूपी बदल गया है। विकास यूपी आप देख रहे हैं, आप विकास कहाँ यूपी कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। कितने कंपनियां बाहर, विदेशों की कंपनियां हमारे यूपी में लगाई जा रही हैं। तो स्वाभाविक बात है कि हमारे यहाँ 2027 में हमें कोई डाउट भी नहीं है और हम लोग प्रिपेयर भी, तैयारी भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस है सर। बिल्कुल कॉन्फिडेंस इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि हम लोग काम करते हैं, हमारा कार्यकर्ता काम करता है, हमारे बड़े लोग जो कार्यकर्ता हैं वो लोग भी काम करते रहते हैं। तो जो काम करेगा, देखिए फिर मैं वही बात आपसे बार बार कहता हूँ कि जो काम करेगा काम बोलता है, काम बोलता है, सफलता पाएगा। जी, अब बात आ जाती है सर, लास्ट सवाल आपसे पूछेंगे सर। बात आती है भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र होता है, कोई समझ नहीं पाता है किसको उठा के कब बना दे, कोई छोटे से कार्यकर्ता को कोई बड़ा पद दे दिया जाए, तो कोई नहीं समझ पाता है। ये सब कैसे चलती, रणनीति कैसे चलती है? ये हमारे ऊपर जो हमारी टीम बैठी है, ऊपर निर्धारित टीम करती है और हमारे बीच में से जो कार्यकर्ता होता है, ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में ये बिल्कुल नहीं है कि कोई पीढ़ी दर पीढ़ी वाला काम चले या जो था उसको ही बनाया जाए। जो कार्यकर्ता काम करेगा, जो पार्टी के लिए समर्पित रहेगा, और हमारी पूरी पार्टी हमारा एक सर्वे बराबर चलता रहता है, ऊपर राष्ट्रीय स्तर से लेके प्रदेश स्तर पर, आपके बुंदेलखंड क्षेत्र स्तर पर, मतलब जो भी क्षेत्र पड़ता है उस स्तर पर एक हमेशा एक सर्वे चलता रहता है और व्यक्ति निगाह में रहता है, सबके कार्य देखे जाते हैं और उसकी वजह से कोई भी कार्यकर्ता को कहीं भी उठा के ले जाया जा सकता है। ये हमारी पार्टी की बहुत अच्छी खूबसूरती है देखा जाए, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता कोई निराश ना हो सके। हम लोग सब, हमारी पार्टी के ऊपर उच्च जो अधिकारी बैठे हैं, हमारे उच्च पार्टी के सदस्य बैठे हैं, वो सब देखते हैं और इसमें अच्छा है, आपने देख भी रखा है कि कहीं से भी कोई बनाया जा सकता है। इससे हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह भी रहता है कि भाई कब किसको मौका मिल जाए। बिल्कुल। अब बात है, आपने कहा कि हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं। अभी आपने बिहार में देखा होगा, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे कहीं से चुनाव जीते नहीं, कहीं से राजनीति को उनको कुछ नहीं था, लेकिन पकड़ के लाए और उनको मंत्री बना दिया गया। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, इसको ये नजरिया, ये हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है। उन्होंने कुछ देखा होगा, उन्होंने कुछ समझा होगा, उन्होंने कुछ ना कुछ तो उनके बुद्धि विवेक का काम हुआ होगा। ऐसे ही नहीं पार्टी कोई काम करती है, कुछ ना कुछ करके उनका कुछ व्यक्तित्व कुछ अच्छा होगा या उन्होंने हमारे पार्टी के लिए भी कुछ किया होगा। कहीं ना कहीं कोई होगा जो शीर्ष नेतृत्व का काम है। इसके लिए तो मैं कोई आंसर नहीं देता, शीर्ष नेतृत्व का ये काम है कि वो उनको कैसे लाई, उनको क्या किया। जो सुना है कि आप इंडोर गेम के लिए एक बैडमिंटन वाला खेल का मैदान है या क्या, जो सुनने में आ रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें आप कार्य कर रहे हैं, लगातार प्रयास में। हमारे यहाँ एक जगह पड़ी हुई थी मेन रोड पे, वहाँ हम लोग ने बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम बनाया है, जिसको हम लोग
हम पूरा हमारा बनने पे तैयार हो चुका है और बहुत जल्द उसको हम चालू करेंगे। उसमें हम लोग एक पार्ट से बच्चों के लिए, एक बच्चियों के लिए उसको अलग रहे हैं। हाँ, दोनों पार्ट्स में रखे हैं ताकि हमारी बच्चियां जो बाहर नहीं खेलने जा पाती हैं, उनको खेलने के लिए कोई वो नहीं होता है, तो हम बच्चियों को भी उसको खेलने के लिए आगे लाना चाहते हैं ताकि बच्चियां बैडमिंटन खेलें। और भी कई गेम्स के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि बच्चियों को भी आगे लाया जा सके। आपने देखा है कि अभी एक हमारे वर्ल्ड कप में हमारे बगल जिले की क्रांति गौड़ जी, देखिए कितना क्रिकेट में आई है। तो बच्चियों का भविष्य है, बच्चियां खेलेंगी। हमारे यहाँ अभी कोई मैदान नहीं होता है, कोई जगह नहीं है, तो बच्चियां खेल नहीं पाती, इसीलिए मैंने इंडोर एक स्टेडियम अभी क्रिकेट का उसका बना रखा है, बैडमिंटन का। चलने लगा सर? बस कुछ समय बाद चालू हो जाएगा, थोड़ा सा काम उसका रह गया है। मतलब आपके कार्यकाल में मिल ही जाएगा वो? नहीं, विदिन अभी 2-3 महीने में ही चालू हो जाएगा वो तो। अब सर एक आती है मंदिर की बात आती है, बाग विराजन कौन सा मंदिर है? जी, बाग विराजन मंदिर है। उसमें आपने बहुत, मैं भी सुना था, मैं गया तो नहीं लेकिन सुना था मैंने कि आपने उसमें बहुत काम किया है, बहुत अच्छी तरीके से उसे आप मैनेज कर रहे हैं जो काम है वो। सर थोड़ा सा बताएं सर। एक बाग विराजन मंदिर हम लोगों का बहुत फेमस मंदिर है, कई लोगों के कुल देवी है, हम लोगों की पूरे कुल पहाड़ की ही कुल देवी वो कहलाती है। और वो काफ़ी एरिया पड़ा हुआ था जिसको मैं विकसित करना चाहता था। मुझे लगता था कि वहाँ एक पर्यटन के रूप में विकसित हो, क्योंकि छोटे मोटे कार्यक्रम वहाँ होते रहते थे हमारे कुल पहाड़ के। तो आज मैंने उसको कुछ नहीं, एक मथुरा के उसमें ही मैंने पूरे पहाड़ का एक परिक्रमा कर दिया है। कई लोग क्या है कि वो देवी हमारी ऊपर है, तो जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो लोग वहाँ ऊपर नहीं जा पाते हैं घुटनों के दर्द के कारण, कई लोग और भी कई चीज़ों से, विकलांगता से कारण ऊपर नहीं जब जो लोग जा पाते हैं, तो मैंने उनके लिए पूरे बाग विराजन मंदिर का परिक्रमा बनाने का कार्य किया है कि अगर वो ऊपर परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं तो वो पूरे पहाड़ का परिक्रमा कर लें। और वहाँ पर एक 3 शेड का मैंने बहुत बड़ा काम किया है कि फाइनल हो गया काम? जी, वो फाइनल हमारा काम हो चुका है, बिल्कुल उसको चालू हो चुका है। और उसका अभी नई तहसील के सामने एक विवादित दीवार खड़ी थी, जैसे चीन की दीवार नाम दिया गया था। कुछ समय पहले आपने उसको गिरा दी गई, बहुत विवाद हुआ, कई पहले था तो वो गिरा दी गई, इसके बाद आपने बनाई, ये बहुत बड़ी चीज थी। क्या थी, विवाद था, क्या था तब? पूर्व में वो दीवार जो बनाई गई थी, जो भी आपको पता नहीं आप लोग कहाँ से खोज के लाते हैं चीजें, लेकिन एक दीवार बनाई गई थी, रातों रात उसका काम हुआ, तो वो अवैध रूप से बनाई गई थी। वहाँ उनका कोई था नहीं, वो ग्राम समाज की जमीन थी और उसको बनाया गया था रातों रात उस दीवार को। उस पर मुकदमा हुआ हाईकोर्ट से, हम उस मुकदमे को जीते और उसमें काफ़ी प्रेशर आया, लेकिन हम उसको चीज़ नहीं मानते। हम अपने जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और बात करके मैंने उसको गिराया और गिराने के बाद मैंने वहाँ दुकानों का कार्य भी चालू कर दिया। वहाँ हमारे नगर पंचायत से काम। कितनी बड़ी कठिन चुनौती थी ये सर? क्योंकि चुनौती बड़ी थी सर। देखिए, हर चुनौतियाँ कठिन होती हैं उसको, लेकिन जिस व्यक्ति के दृढ़ संकल्प होगा आपको काम करने का, आपका दृढ़ संकल्प है कि आपको काम करना है, किस फील्ड में काम करना है, तो आप उसको करके रहेंगे। तो वही हमारा है कि हमें आप जो काम करना है, जैसे अब गिराया है तो उस चीज़ को डला थोड़ी रहेंगे, वहाँ कुछ ना कुछ निर्माण होना। गिराना तो आसान है, लेकिन बनाना कितना मुश्किल था? बनाना कोई मुश्किल नहीं था। देखिए, मैं दृढ़ संकल्प वाला बात कर रहा हूँ ना, कि मैं जब सोचना है कि मैंने सोच लिया कि भाई वहाँ काम करना है, तो उसका समय का वेट किया, उसको गिराया, उस पर अपना काम लगा दिया। एक व्यक्ति ने कमेंट किया था बारात घर वाला मामला, वो चालू नहीं हो पा रहा, क्या मामला है सर वो? उसमें ये मामला है कि बारात घर बिल्कुल अभी हमारा चालू नहीं हो पा रहा है, उसको हम बहुत जल्द चालू करने की प्रयास कर रहे हैं। एक वहाँ हमारी ज़मीन जो बारात घर के बगल में पड़ी हुई थी, उसमें एक्चुअली मैंने अतिक्रमण कराया, वहाँ कई लोग ग्राम समाज की ज़मीन है उसको कब्जा किए हुए थे। तो उस समय जब हम लोगों ने काम किया, उस पर पार्किंग का काम कर रहा था मैं, क्योंकि पार्किंग की हमारे पास जगह नहीं थी, तो पार्किंग के काम और टेंडर फाइनल हुआ नहीं था। उस बीच में एक अशोक यादव नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपना मुकदमा हाई कोर्ट में किया, जिसके कारण उसमें थोड़ा सा स्टे आ गया है। हालांकि स्टे की समय सीमा खत्म हो चुकी है और हम बहुत जल्द प्रयास हैं, फाइनल हियरिंग पे वो केस लगा हुआ है, तो उसके बाद हम चालू करेंगे। हमारा कोई मंशा उद्देश्य ये नहीं है कि उसको रोकना है, ये हमारा ये है कि वो चूँकि हाईकोर्ट द्वारा स्टे है उस पर भी, तो इस वजह से हम उसको चालू नहीं कर पाए और बहुत जल्द हम उसको। कब तक मिल जाएगा सर जनता को बारात घर? वो बारात घर मुझे लगता है कि विदिन 2-3 महीने के अंदर हमारी जो कि बराबर वकील हाईकोर्ट के वकील साहब से बात हो रही है और वो कह रहे हैं कि मेरी फाइनल हियरिंग की डेट लग चुकी है और जैसे ही वो डेट लगती है तो वो हमारी सरकारी ज़मीन है, हमारी निकल आएगी, वहाँ हम पार्किंग का काम कर देंगे और उसके बाद उसको सुचारू रूप से चालू कर देंगे। सागर जो कुलपहाड़ का दिल कहा जाता है, उसमें कई कमेंट आए थे कि उसका कार्य कब होगा पूरा, वो कब हो पाएगा सर?
मैं उसका कार्य बहुत जल्द चालू होने वाला है। किशोर सागर बिल्कुल हमारे गुलपहाड़ का दिल है और बीच मार्केट में बना हुआ एक बहुत सुंदर तालाब था, लेकिन अभी उसमें गंदगी वगैरह हो चुकी है, जिसके लिए मैंने उसका टेंडर हो चुका है और टेंडर इस समय प्रमुख सचिव साहब कहाँ है और बहुत जल्द उसकी बैठक, चूंकि केंद्र का उसमें पैसा हुआ है, अमृत में वो हमारा स्वीकृत हुआ है। आपने देखा होगा कि पूरे यूपी में 3 तालाब स्वीकृत हुए थे जो पेपर में भी निकले थे, उसमें एक हमारा किशोर सागर था और उसका टेंडर पिछली 30 तारीख को कंप्लीट हो चुका है और उसकी कुछ फॉर्मेलिटियां शासन में होने गई हैं और बहुत जल्द उसकी शासन में जैसे ही फॉर्मेलिटियां पूरी होती हैं उस पर कार्य। सर दिल ही क्यों कहा जाता है, गुलपहाड़ का दिल ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक हमारा मार्केट है गुलपहाड़ में, जो मार्केट है और चारों साइड से बस्ती फैली हुई है और उसके बीच में किशोर सागर तालाब है, जिसके जस्ट बगल में हम लोग की रामलीला होती है और रामलीला के उस साइड जो एक उसमें बहुत अच्छा सीन होता था हम लोग कहाँ रामलीला मैदान में, कि हनुमान जी वाला जो हनुमान जी सीता जी के पास जब जाते थे समुद्र लांग के, तो हम लोग उसमें वो सीन बनाया करते थे। हमारे जो पहले जो रामलीलाएं होती थी तो इस साइड से उस साइड जाते थे और बीच में तालाब होता था, बड़ा सुंदर लगता था। और चूंकि दिल इसलिए कि इतने बड़े शहर में बीचों बीच तालाब है वो और मार्केट से लगा हुआ, तो इसलिए उसको दिल कहते हैं। वो बहुत सुंदर बना हुआ था पहले, पिछले हमारे फादर के समय में हम लोग पापा लोग बताते थे, उसके अंदर नीचे जाके हम लोग वॉलीबॉल मैच खेला करते थे फादर लोग हमारे, और कई लोगों ने उसमें गेम भी खेला है और जब बरसात में भर जाता तो बड़ा सुंदर लगता था। जी सर, बात आती, एक चेयरमैन हैं आप, लेकिन सीएम साहब से आप, मैं उसमें सर्च कर रहा था तो 3-4 बार आपकी मुलाकात हो गई। जी मेरी मुलाकात हुई है और मैं इसके लिए मैं बराबर अपने कामों को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने मुलाकात करी। जैसे कि एक में मैंने सीएम साहब से मुलाकात करने का कारण ये था कि हमारा खेल मैदान के लिए मुझे ज़मीन चाहिए थी जो कि हमारे पास नहीं थी, और कुछ ज़मीनें ऐसी थी जिसको मैं परिवर्तन कराना चाहता खेल मैदान में, तो उसको लेके मैं मिला हूँ। और एक बार हमारे यहाँ का एक मुद्दा था हमारे बच्चों का, उनमें मुकदमा लिख गया था गायकांड में जो कि अखिलेश सरकार में हुआ था, तो उसमें काफ़ी निर्दोष बच्चे थे तो जिनका आज भी मुकदमा चल रहा है। तो उस मुकदमे को लेके मैंने सीएम साहब से बात करी थी, क्योंकि उसमें हमारे युवा लड़के थे, हमारे मार्केट के व्यापारी बंधु थे, तो मैं चाहता था कि उस मुकदमे को ख़त्म किया जाए, उनको बरी किया जाए उस मुकदमे से, और पुलिस की जो भी रिपोर्ट्स हैं वो सही लगा के उनके मुकदमों को ख़त्म किया जा सके। क्या अनुभव रहा सर जब मिले सीएम साहब से? पहली बार जब मिले होंगे, दोबारा मिले कोई दिक्कत नहीं, पहली बार मिले तब क्या लगा था, क्या अनुभव रहा? देखिए सीएम साहब से मिलना अनुभव तो इतना प्यारा अनुभव था कि एक यादगार पल बन गया। हाँ, उनसे मिलने से यशस्वी, उनके जो तेज है, जो उनका एक तेज ओजस्वी चेहरा है, उसको देखने का बिल्कुल मन करा रहता है कि, और इतने बड़े सीएम ने, मैं उनको आज इसका ब्रॉडकास्ट के माध्यम से भी उनको धन्यवाद देता हूँ कि सीएम साहब ने जितने बार मैंने समय मांगा है उतने बार मुझे समय मिल चुका है अभी तक। मैंने मेरी फैमिली से मिलाने का मुझे समय मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और ये उनके कीमती वक्त में, जो इतने सारा कीमती वक्त है, इतनी सारी नगर पंचायत है, इतनी सारे नगर पालिका है, इतने सारे विधायक, सभी लोग हैं, और उसके बावजूद भी अगर मुझे ये समय मिला है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपके लिए भी है सर, कुलपहाड़ वासियों के लिए भी सौभाग्य की बात है कि हमारा चेयरमैन सीधा सीएम से मिल रहा है। बिल्कुल, हमारे पूरे नगर का ये सौभाग्य है कि, और उनके और नगर के सौभाग्य के कारण ही मेरा सौभाग्य, नगर ने मुझे यहाँ तक इस लायक समझा और मुझे यहाँ पहुँचाया, तब जाके मैं सीएम साहब से मिल पाया, उनका कीमती वक्त उनसे अपनी बात रख पाया, अपने नगर की बात रख पाया। ये आपका कार्ड है 16वां वित्त आयोग, उस मीटिंग के लिए आप नॉमिनेट हुए थे, यहाँ से गए थे, तो क्या उसमें बातें हुई, क्या हुआ सर? क्योंकि ये कार्ड मैंने जैसे देखा मुझे नजर आ गई, क्या बातें हुई थी सर उस मीटिंग में, क्या प्लान था सर? उसमें मुझे यूपी की तरफ से नॉमिनेट किया गया था नगर पंचायत के रूप में, और उसमें एक नगर पालिका से लिए गए थे, एक नगर निगम से। तो हम लोगों की जो अभी हम लोगों को 15 वित्त आयोग से पैसा मिलता है, तो उसको क्या किस किस योजनाओं पे हम लोग खर्च करते हैं उसके बारे में बताना होता था, और आने वाले 16वें वित्त में क्या हम लोग चाहते हैं कि आगे हमारा क्या बजट हो जाए और उस पर क्या पैसा मिले जाए और किन योजनाओं पे हमें सहूलियत करके पैसा दिया जाए। तो हमने अपनी बात भी रखी थी कि 16वें वित्त आयोग में कुछ उसमें छूट दी जाए हम लोगों को, क्योंकि कई चीज़ें जो पैसा मिलता है तो हम लोगों को कई चीज़ें ऐसी पे खर्च करना पड़ती हैं जो कि
चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं, अब उस पर हम क्यों खर्च करें जी। जो चीज़ें हमारे पास नहीं है तो उसको लेके मैंने अपनी बात रखी थी, और यही बात रखी थी कि हम लोग बुंदेलखंड और जो उत्तर प्रदेश की कई नगर पंचायतें हैं वो बहुत ज़्यादा पिछड़ी नगर पंचायतें हैं, तो उनके बजट को बढ़ाया जाए और उनको ध्यान रखा जाए और कई मदों में सुगमता भी लाई जाए, जो कि मेरी बात उन्होंने अपने पॉइंट में भी रखी। वहाँ के जो कमेटी के सदस्य थे उन्होंने इस बात को रखा भी कि इनकी कई मदों को सुगमता से लगाए, उनमें अनटाइड और अनटाइड पैसा होता है 2 प्रकार का, तो उसके लिए मैंने अपनी बात रखी थी। और अपनी बात क्या, मैंने पूरे उत्तर। तो ये रहे वैभवशाली कुलपहाड़ के चेयरमैन माननीय श्री वैभव अजर्जर जी रहे। बहुत शानदार पॉडकास्ट रहा, उन्होंने सारे जवाबों का सवालों का जवाब बहुत सेटिस्फाई तरीके से दिया। तो आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में लिखना है, शेयर करना है। और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे पॉडकास्ट में समय दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत आभारी हूँ मैं अपनी पूरी टीम की तरह से, पूरी चैनल की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू अनिल जी, मैं आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि आप लोग आगे ऐसे ही बढ़ते रहें, आपका चैनल आगे बढ़े, आप लोग बहुत ऊंचे, जल्दी से जल्दी बहुत ऊंचे जाएं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और मुझसे जनता के बीच में मुझे रूबरू करें, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद।